या अच्छा, ओके शिल्पी जी, ओके। नाउ शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड एंड यू विल गेट कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, PARADISE, पैराडाइज लॉस्ट, इट पब्लिश्ड इन 1667। 1667 सबसे पहला पॉइंट की जो पैराडाइज लॉस्ट है, इट वाज कंप्लीट आफ्टर मिल्टन वाज 50, मतलब जब मिल्टन 50 को क्रॉस कर चुके थे तब ये चीज पब्लिश होती, तब ये चीज जो है मिल्टन के दिमाग में ये आया था कि मुझे इस तरह का काम करना है। तो पैराडाइज लॉस्ट वाज कंपोज्ड आफ्टर मिल्टन वाज 50। पहला पॉइंट की इट वाज composed composed when Milton was around 50 years, around 50 years of age। इट वाज कंपोज, इसको उस समय कंपोज किया गया था व्हेन मिल्टन वाज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, जब मिल्टन जो है 50 साल के आसपास के थे, तब इसको जो है क्या किया गया, कंपोज किया गया। तो इट वाज कंपोज व्हेन मिल्टन वाज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज। लेकिन इन्होंने उसको बहुत पहले सोचा था कि मुझे कंपोज करना है या मुझे इस पर वो करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो एक चीज, दूसरा चीज जो है, मिल्टन सबसे पहले पैराडाइज लास्ट से पहले लैटिन में एक पोयम लिखना चाहते थे, और उस उस लैटिन पोयम में ही इसकी जो जिक्र है उसको की गई है। तो देयर इज अ लैटिन पोयम, जो दूसरा पॉइंट हमें समझना है। इन अ लैटिन पोयम, LATINE, इन अ लैटिन पोयम, उस लैटिन पोयम का नाम क्या है, उसका नाम मैं डबल इन्वर्टेड कामा में रख रहा हूँ, इन क्वीनियम। इन क्वीनियम, QUINIUM, इन क्वीनियम नोवम्बेरीज, NOVEMBERIES, नोवम्बेरीज। he gives he gives the idea of paradise lost। इस ग्रेट वर्क का जो आइडिया उन्होंने एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दिया था अपनी एक लैटिन पोयम में, और उस लैटिन पोयम का क्या नाम है, क्वीनियम नोवम्बेरीज। सो यू विल कम टू नो कि दैट देयर इज अ लैटिन पोयम एंड द नेम ऑफ दैट लैटिन पोयम इज इन क्वीनियम नोवम्बेरीज। और इस लैटिन पोयम में उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने एक तरह से इसकी एक हल्की सी झलक दी हुई है कि हाँ ये इसमें पब्लिश वो ये इस तरह का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इसका जिक्र अपनी पोयम लिसिडास में भी किया हुआ है। तो इट्स वन पोयम इन क्वीनियम नोवम्बेरीज, इन क्वीनियम नोवम्बेरीज। I think that you are getting comma here. This is why there is a confusion. In Quinium, this is only one poem. In Quinium Novemberis, he gives the idea of paradise lost. Paradise lost का एक आइडिया जो उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने इस पोयम में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि देयर इज अनदर पोयम एंड द नेम ऑफ दैट पोयम इज लिसिडास। लिसिडास मैं पहले भी ले चुका हूँ, जो उनका एलिजी रहा है। उस लेडीज लिसिडास में भी उन्होंने इस ग्रेट वर्क के बारे में बात किया हुआ है, लिसिडास में। पॉइंट नंबर थर्ड, इन लिसिडास, LYCIDAS, इन लिसिडास, he gives an indication
he gives an indication, he gives an indication. In Lycidas, he gives an indication of his great work, of his great work, of his great work in the line. उस लाइन का भी उन्होंने, ऐसा लोग कहते हैं कि शायद वो इसमें यही बात करना चाहते थे। टुमारो, TOMORROW, टुमारो, टू फ्रेश वुड्स, टुमारो टू फ्रेश वुड्स, WOODS, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, एंड पास्चर्स न्यू, PASTURES, एंड पास्चर्स न्यू। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने एक हल्की सी झलक दी है, किसमें दी है? टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। ये बात उन्होंने किसमें कहा? लिसिडास में कहा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि उनका जो एलिजी है लिसिडास, उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया है कि टुमारो टू फ्रेश वुड्स, आने वाले काल में कुछ नए जो है जंगल और कुछ नए जो है लहलहाते खेत नजर आएंगे। तो ये नए जंगल, नए लहलहाते खेत, उनका अपना लिटरेरी जो एक उनका अपना प्लान था, वो उसके बारे में बात करते हैं द क्रिटिक से। ऐसा जो है क्रिटिक कहते हैं कि शायद वो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो लिसिडास में भी उन्होंने जिक्र किया है। और लिसिडास से पहले उन्होंने लैटिन पोयम क्वीनियम नोवम्बरीज में, ऐसा कहा जाता है कि इसकी नींव उसी पोयम में पड़ गई थी। जो पोयम पैराडाइज लास्ट है या 1667 में पब्लिश हुई है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पोयम है, इस पार्टिकुलर पोयम को जब वो लगभग 50 साल का क्रॉस कर लेते हैं या अराउंड 50 ईयर्स रहते, तब जाकर के ये पोयम कंपोज होती है। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पोयम है पैराडाइज लास्ट, थर्ड पॉइंट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक, SECONDARY, सेकेंडरी एपिक बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड, AENEID, वर्जिल्स एनीड। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक, या किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एपिक का एग्जाम्पल है, बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड। और किसके ऊपर आधारित है? वर्जिल के एनीड के ऊपर आधारित है। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड, वर्जिल की एनीड पर आधारित है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनीड। दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि एक और पॉइंट है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। रिगार्डिंग फोर्थ पॉइंट यू विल कम टू नो कि इट्स थीम, THEME, इट्स थीम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, द वेज ऑफ गॉड टू मैन, justify the ways of God to man। this is another important point। उसका सर ऊषा का इंतकाल हो गया। हाँ, अभी उसमें पड़ा हुआ। तो इट्स थीम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इसका जो थीम है वो जो है क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, द स्टाइल इज ग्रांड एंड
the thought is elevated. The style is grand and the thought is elevated. स्टाइल इसकी कैसी है? ग्रांड स्टाइल है। द स्टाइल इज ग्रांड एंड द थॉट इज एलिवेटेड। जो थॉट है वह एलिवेटेड थॉट है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। द स्टाइल इज ग्रांड एंड द थॉट इज एलिवेटेड। स्टाइल काफी ग्रांड है और जो थॉट है वह कैसी थॉट है? एलिवेटेड थॉट है। नाउ रिमेंबर द सिक्स्थ पॉइंट। That is the sixth point. It is said, it is said that it was written between, it was written between, it was written between 1655, 1655 एंड 1665। ऐसा कहा जाता है कि 1655 से 1665 के बीच में लिखा गया, बट पब्लिश्ड इन 1667, बट पब्लिश्ड इन 1667। लेकिन इसका जो चीजें होता है, एक कब पब्लिश हुआ था? 1667 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स की ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इट वाज रिटन बिटवीन 1655, ये 1655 ईस्वी में, 1655 से 65 के बीच में लिखा गया, बट पब्लिश इन 1667। लेकिन जो पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ? 1667 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। इट इज डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स, 12 बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट, there there is the reference, there is the reference of, there is the reference of, there is the reference of prophet Moses, prophet Moses and goddess, and goddess Muse। ये दो रेफरेंसेस आपको जो जरूर ध्यान में रखना कि देयर इज द रेफरेंस ऑफ व्हाट, देयर इज द रेफरेंस ऑफ प्रॉफिट मोसेस। मोसेस का रेफरेंस दिया गया और म्यूज का रेफरेंस दिया गया है। जो म्यूज है वो गॉडेस है, और जो आपके प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्या नाम है? मोसेस। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स की ये भी चीज इसमें बताई गई है। अच्छा, दूसरा चीज की, जब ये 1667 ईस्वी में पब्लिश हुआ था तब ये 10 बुक्स में थी। लेकिन 1674 ईस्वी में जब इसका नेक्स्ट एडिशन आता है तो उसमें जो है क्या किया गया, ये 12 बुक्स में आई है, और बुक 7th और बुक 10th को अलग अलग एक पार्ट बनाया गया था। तो एक पॉइंट ये भी आपको लिखना है, दैट इज द, आई थिंक इन 9th पॉइंट, इन 1667 it published, it published with 10 books। In 1667 it published with 10 books, and
in 1674, and in 1674 it came with 12 books. 1674 में it came with 12 books because books 7th and 10th were divided, DIVIDED were divided. तो यू विल कम टू नो कि 1667 ईस्वी में जब आई थी तब कितनी किताबों में आई थी, 10 बुक्स में आई थी। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में इट केम विद 12 बुक्स, या 12 किताबों में आई। क्यों? बिकॉज चूंकि जो बुक 7th और बुक 10th था उसको जो है डिवाइड कर दिया गया, तो इस तरह से 10 से उसका 12 हो गया। और जो पैटर्न फॉलो किया, और जो पैटर्न है उस पार्टिकुलर पैटर्न को जो है फॉलो किया गया। कौन से पैटर्न को? वर्जिल के एनीड को ही फॉलो किया गया। सो यू विल कम टू दिस पॉइंट की in 1667 it published with 10 books, and in 1674 it came with 12 books because book 7th and 10th were divided. Next point, अगर आप देखेंगे there are some other points which you have to remember. एक तो अब आपको जो ध्यान में रखना है वो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर्स को अगर हम बात करें, दैट इज द 11th 10th पॉइंट या 11th पॉइंट, सेटन, एडम, ईव। सेटन है, एडम है, ईव है, बील्जबब, जेड ई बील्जबब, जीसस क्रिस्ट, लो अम्मू को आराम तो थोड़ा सा सर को पी लो बस, अब बस करो, बस बस बस, आप सही कर रहे हैं, नाम नहीं। सो यू विल कम टू नो कि कुछ और भी कैरेक्टर्स है। उन कैरेक्टर्स में एक सेटन है, एडम है, ईव है, बिल्जबब है, जीसस क्रिस्ट है, गॉड। इन सबका जिक्र जो है कहीं ना कहीं यू विल गेट इन दिस एपिक, इस एपिक में आपको मिलेगा कि इन सबका जिक्र रहा है। और इसके अलावा कुछ प्लेस का भी मैं आपको जिक्र बताऊंगा। ये तो कैरेक्टर्स के रूप में सेटन, एडम, ईव, बिल्जबब, जीसस क्रिस्ट, गॉड, ईटीसी आर सेंट्रल कैरेक्टर्स, आर सेंट्रल कैरेक्टर्स, वे सबके सब जो है सेंट्रल कैरेक्टर्स रहे, आर सेंट्रल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसके अलावा विच यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज व्हाट द 12th पॉइंट, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। उसमें जो आपको ध्यान में रखना है कि जहां तक हम प्लेस की बात करते हैं तो देयर इज द रेफरेंस ऑफ ब्लिसफुल सीट, BLISS, blissful seat, SEAT. Blissful seat refers to a beautiful place in heaven, a beautiful place in heaven where Adam and Eve were living. And
ईव वर लिविंग, उसको ब्यूटीफुल ब्लिसफुल सीट के रूप में वर्ड यूज किया गया दिखाने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे वो जो प्लेस है वो जो है कौन सा था, ईडन, अ गार्डन इन हेवन। जो नेक्स्ट प्लेस है, ईडन, अ गार्डन इन हेवन। हेवन इज द प्लेस वेयर एडम एंड ईव वेयर एडम एंड ईव। जो ईडन है ये गार्डन है हेवन में जहां पे एडम एंड ईव इंजॉयड heavenly लाइफ, इंजॉयड heavenly लाइफ, HEAVENLY, heavenly लाइफ। तो यू विल गेट दीज पॉइंट्स की ये पॉइंट्स जो है इससे रिलेटेड कॉमन पॉइंट्स है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपको जो डालना है हेडिंग, दैट इज द क्रिटिक्स ऑन पैराडाइज लास्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिक्स ऑन पैराडाइज लास्ट, CRITICS, क्रिटिक्स ऑन पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लास्ट के क्रिटिक्स हैं उनका क्या कहना है, वे इसके बारे में क्या बात करते हैं। पहले जो क्रिटिक है डॉक्टर जॉनसन, द फर्स्ट क्रिटिक इज डॉक्टर जॉनसन। राजा को जाएंगे क्या आज? राजा घर जाएंगे क्या आज? किताब पे ये डॉक्टर जॉनसन सेज, डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि वी रेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, वी रेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, वी रेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क एज अ टास्क nobody wished it longer, nobody wished, WISHED, nobody wished it longer। ये चीज उन्होंने कहा, ये की चीज बात किसने कही है, ये बात जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक दूसरे क्रिटिक है लिंग्विस, लिंग्विस क्या कहते हैं,
Leguius। लिग्विस कह रहे हैं कि मिल्टन इज इन ट्रूथ, मिल्टन इज इन ट्रूथ, मिल्टन इज इन ट्रूथ द ओनली लिविंग बीइंग, द ओनली द ओनली लिविंग बीइंग, द ओनली लिविंग बीइंग who exists his own work, who exists his own work। लिग्विस कह रहे हैं कि लिग्विस जो क्रिटिक है, मिल्टन इज इन ट्रूथ द ओनली लिविंग बीइंग हु एग्जिस्ट हिज ओन वर्क। लिग्विस का कहना है कि मिल्टन इज इन ट्रूथ, मिल्टन ही सत्य है, द ओनली लिविंग, केवल मिल्टन ही एक ऐसे जो है जीवित या राइटर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपने हर वर्क में अपनी प्रेजेंस शो की है। यू विल कम टू नो, ये बात उन्होंने बताई है। एक और जो है, अगर आप देखेंगे इसके अलावा क्रिटिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोगों के काम के हैं या काफी इंपॉर्टेंट है, उन सब क्रिटिक्स को हमें जरूर कवर करना है। तो अभी जो दोनों क्रिटिक्स बताए गए हैं, दे आर हाईली सिग्निफिकेंट। और आप तो ये जानते हैं कि लिंग्विस्ट तो बहुत बड़े हिस्टोरियन भी रहे। हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है, कैजामिया और लिंग्विस्ट। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जिक्र तो मैंने कई बार किया, लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी क्रिटिक्स है जो हम बात करेंगे। तो अगर देखें, तीसरे क्रिटिक्स का जो नाम लेने जा रहे हैं हम, इनका कई बार पूछा जा चुका है, विलियम ब्लेक का। तो हमें इनके बारे में भी ध्यान में रखना है कि जो नेक्स्ट क्रिटिक है वो विलियम ब्लेक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट बस। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस। हाँ, नाउ रिमेम्बर दैट द नेक्स्ट क्रिटिक जो है, जिसको हम लोगों को लेके बात करनी है, उनका नाम है विलियम ब्लेक। WILLIAM, विलियम ब्लेक, BLAKE। विलियम ब्लेक ने क्या कहा है, वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मिल्टन वॉज इन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन वॉज इन द डेविल्स पार्टी, इन द डेविल्स पार्टी
party without knowing it. KNOWING। तो एक तरह से आप देखेंगे, एक तरह ये विलियम ब्लेक के द्वारा जॉन मिल्टन पर, मैं नहीं कहता कि एक आरोप लगाया गया, लेकिन विलियम ब्लेक ने ऐसा महसूस किया कि बगैर जाने हुए ऐसा लगता है कि जॉन मिल्टन सपोर्ट करते हैं किसका, डेविल का या सेटन का। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मिल्टन वॉज इन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। बगैर जाने हुए, या जाने या अनजाने, मतलब बगैर किसी इंटेंशन के ऐसा लगता है कि वे डेविल्स की पार्टी के साथ खड़े हैं, वे उसका सपोर्ट करते हैं। एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। एक दूसरे क्रिटिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज ने क्या कहा, एस डॉट टी डॉट कॉलेज, COLERIDGE। एस टी कॉलरिज कहते हैं कि जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन। जॉन मिल्टन himself is in every line, himself is in every line। ऐसा लगता है कि पैराडाइज लास्ट की हर लाइन में खुद जॉन मिल्टन है। आपको मैंने बताया था कि ये कहा जाता है कि जो सेटन का कैरेक्टर है, उसमें ऐसा लगता है कि सेटन के उस कैरेक्टर में जॉन मिल्टन ने उसको ज्यादा बुक फर्स्ट में लाइक किया है, या उसको ज्यादा उन्होंने उभारा है, या उसमें उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है, या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यू कैन सी इन द कैरेक्टर ऑफ सेटन। तो एस टी कॉलरिज और खास करके इधर जो विलियम ब्लेक का ये दो लाइन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन जस्ट चेक, यू कैन सी कि कितनी बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो एस टी कॉलेज कहते हैं कि जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन। नेक्स्ट एक और क्रिटिक है, टी एस एलियट। मैंने बताया था टी एस एलियट ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन टी एस एलियट कहते हैं कि देर आर नॉट मेन एंड वीमेन सच एज एनी वी नो, इफ दे वर दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव, दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप बट प्रोटोटाइप। तो ये बहुत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बताना चाहता हूं कि टी एस एलियट क्या कहते हैं। T.S. Eliot, टी एस एलियट। टी एस एलियट ने कहा है, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, बहुत इसका ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। उन्होंने एक बताने की कोशिश की है कि एडम और ईव जो है केवल कैरेक्टर नहीं है, दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप बट प्रोटोटाइप। एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एंड ईव एडम एंड ईव आर नॉट मैन एंड वुमेन, एडम एंड ईव आर ओरिजिनल ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप बट प्रोटोटाइप, नॉट टाइप बट प्रोटोटाइप। तो यू विल कम टू नो कि ये जो है बात किसने कही, एडम और ईव जो का कैरेक्टर जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है, वह इतना ग्रेट या ग्रांड रहा है कि टी एस एलियट की नजर में यह केवल जो है, दे आर नॉट द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन, नॉट टाइप बट क्या है, बट प्रोटोटाइप है, वे प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है,
जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है? जॉन ड्राइडन सेज, जॉन ड्राइडन कहते हैं कि द ब्लाइंड पोएट द ब्लाइंड पोएट हैज लेफ्ट अस एंड द ऑल पास्ट पोएट ऑफ फूड बैक एंड द ऑल पास्ट पोएट ऑफ फूड बैक। सो यू विल कम टू नो कि जॉन ड्राइडन कहते हैं कि द ब्लाइंड पोएट हैज लेफ्ट अस, जो ब्लाइंड पोएट है वो हमें छोड़कर चला गया, एंड द ऑल पास्ट पोएट, और जितना भी पास्ट पोएट है, अ फूड बैक, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है फूड बैक, कुछ ना कुछ ऐसे काम करके गए हुए हैं कि पूछिए मत। लेकिन जो ये ब्लाइंड पोएट था जो चला गया, इसके जाने से एक बड़ा लॉस हुआ है। और तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि जो जॉन ड्राइडन का अपना स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, विलियम ब्लेक ने कहा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, टीएस एलियट ने कहा, लीविस ने कहा, और ऐसे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने ये बातें कही हुई हैं। मिल्टन की ग्रांड स्टाइल को लेकर के मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, वो चीज यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड सेज, उन्होंने क्या कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि मिल्टन एलोन इज द मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन एलोन इज द मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के एकमात्र जो है ग्रांड स्टाइल, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रांड स्टाइल के एकमात्र मास्टर अगर कोई है तो वो कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड है। ये पॉइंट आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यू विल कम टू नो अनदर पॉइंट दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। पीबी शेली कहते हैं कि, पीबी शेली, SHELLEY, पीबी शेली ने कहा है, पीबी शेली क्या कहते हैं कि सेटन और आर्च एंजिल, सेटन का ही दूसरा नाम आर्च एंजिल है। आर्च का मतलब सर्वोच्च, एंजिल देवताओं में, आर्क 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 एंजिल जो सेटन है, यह जो है सारे आर्क एंजिल में, सारे देवताओं में सर्वोच्च है। रिबेल, आर्क एंजिल रिबेल, रिबेल एज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, एज द ट्रू, ये टी है, एज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लास्ट के जो ट्रू हीरो है वो कौन है? वो सेटन है। ये बात किसने कही है? ये बात जो है आपके पीबी शेली कहते हैं। पीबी शेली कहते हैं कि सेटन आर्च एंजिल रिबेल एज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड इट्स गॉड इज ईदर डल और वीक। उसी में, एंड इट्स गॉड इज ईदर डल और वीक। यू विल कम टू नो कि अगर कभी ये आता है कि किस आदमी ने ये कहा
कि जो सेटन है वह जो है गॉड से ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है, या ऐसा लगता है कि सेटन ही पैराडाइज लास्ट के हीरो है, और जो गॉड है या तो वह डल है या वीक है। ये बात किसने कही? ये बात पीबी शेली ने कही। इट हैज बीन सेड बाय हूम? इट हैज बीन सेड बाय पीबी शेली। और इसके अलावा एक और बात है जो एडिशन ने कहा, जोसेफ एडिशन ने कहा है, JOSEPH, जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन क्या कहते हैं? जोसेफ एडिशन कहते हैं कि आर लैंग्वेज संक अंडर हिम, आर लैंग्वेज, LANGUAG, आर लैंग्वेज संक अंडर हिम, उनके अंडर में हमारी लैंग्वेज डूब गई, खत्म हो गई। मतलब उन्होंने लैटिन का बहुत ज्यादा यूज किया था, इस वजह से बात उन्होंने, मैं जहां तक समझता हूँ, जोसेफ एडिशन ने कहा आर लैंग्वेज संक अंडर हिम, उन्होंने लैंग्वेज को लेकर के बात कही है। तो अलग अलग लोगों ने, जैसे पीवी शैली ने अभी सेटन या कैरेक्टर को लेके बात कही, मैथुआ नाल ने ग्रांड स्टाइल को लेके बात कही, एडिशन ने लैंग्वेज को लेकर के बात कही हुई है। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। डॉक्टर जॉनसन का एक और स्टेटमेंट है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि मिल्टन ने मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर फॉरेन इडियम्स, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। एक बात और हमें ध्यान में रखना है, ये बात किसने कही हुई है? डॉक्टर जॉनसन ने। दोबारा मैं डॉक्टर जॉनसन को लिख रहा हूँ, JOHNSON, डॉक्टर जॉनसन सेज। डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं? आप देखेंगे डॉक्टर जॉनसन का यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर फॉरेन idioms, फॉर फॉरेन idioms, फॉर फॉरेन idioms, मिल्टन used English words for foreign idioms. मिल्टन wrote no language. मिल्टन wrote no language. मिल्टन used English words for foreign idioms. मिल्टन wrote no language. डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि मिल्टन ने केवल यूज किया है इंग्लिश वर्ड्स जो है फॉर फॉरेन इडियम्स के पर्पज से, लेकिन उन्होंने कोई लैंग्वेज का यूज नहीं किया। उन्होंने भी लैंग्वेज को लेकर के कि ये चीज जॉन मिल्टन में देखने को मिलता है। जॉन कीट्स का एक स्टेटमेंट है, he examined he examined that he examined Paradise Lost has a beautiful and grand style. Paradise Lost has a has a beautiful and grand style. उन्होंने एग्जामिन किया कि जो पैराडाइज लास्ट है वो ब्यूटीफुल और ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है। अच्छा, और कीट्स ने जो क्या किया है कि जो जो जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स का जो आपका हाइपीरियन रहा है, उन्होंने उस हाइपीरियन को वहीं से ही उन्होंने देखने की कोशिश की है। तो यू विल कम टू नो कि कीट्स का हाइपीरियन जो है काफी हद तक उन्होंने मिल्टन की इमेज को या मिल्टन की स्टाइल को फॉलो किया, या पैराडाइज लास्ट के पैटर्न पर उन्होंने उसको लिखने की कोशिश की। एक लास्ट स्टेटमेंट
और भी यहाँ पे मैं बता दूं कि जॉन कीट्स फॉलोड पैराडाइज लास्ट टू कंपोज हाइपीरियन। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कीट्स ने अपनी पोयम हाइपीरियन को कंपोज करने के लिए किसको फॉलो किया है, तो जॉन कीट्स ने जो है मिल्टन की पैराडाइज लास्ट को फॉलो किया। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वन पॉइंट रिमेन्स की जॉन ड्राइडन का एक और स्टेटमेंट है। जॉन ड्राइडन सेड, उन्होंने क्या कहा पैराडाइज लास्ट के बारे में? ही सेड कि सच अ बुक सच अ बुक was never written was never written was never written, and nor it would be, nor it would be। इस तरह की किताबें ना तो पहले कभी लिखी गई है, ना इस तरह की किताबें ना लिखी गई ना लिखी जाएगी। दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हुम? दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है। जॉन ड्राइडन सेड सच अ बुक वाज नेवर रिटन एंड नॉर इट वुड बी। तो इस तरह से यू विल कम टू नो कि जो क्रिटिक्स है, लगभग आपने कवर कर लिया है कि क्रिटिक्स में क्या क्या है। एक चीज और जो ध्यान में रखना है कि नोट करके, द नेम ऑफ सेटन्स पैलेस, द नेम ऑफ सेटन्स पैलेस, PALACE, द नेम ऑफ सेटन्स पैलेस इज पेंडिमोनियम। इस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेंडिमोनियम एंड इट्स आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट इज मल्सीबर। मल्सीबर, सो यू विल कम टू नो कि उसके जो पैलेस का नाम है, उसका पैलेस का नाम पेंडिमोनियम है, और उस पैलेस को बनाने वाले का क्या नाम है? मल्सीबर है। तो ये चीज भी आप पाएंगे जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसका भी जिक्र है जो पूछा जा चुका है। तो यू हैव गॉन विद व्हाट यू हैव गॉन कि क्या क्या चीजें और कैसे कैसे रही हैं, उनमें से हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे बुक को। जैसे 12 बुक में है, तो 12 बुक में से केवल सारी किताबों पे नहीं बात की जा सकती, बट कुछ किताबें ऐसी हैं जो जिसमें एक एक लाइन में हम आपसे बात करेंगे कि क्या क्या रही है। अबाउट बुक्स, जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट के बारे में ये बताया गया कि इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट फॉलन एंजिल फॉलन एंजिल एंड इविल एम्बिशन ऑफ सेटन, TION। या फॉलन एंजिल के बारे में बात करता है और साथ ही साथ किसके बारे में बात करता है? इविल एम्बिशन ऑफ सेटन की। सेटन जो है सारे फॉलन एंजल्स को इकट्ठा करते हैं, खासकर बिल्जबा वगैरह को, और कहते हैं दोबारा मुझे जो है कहाँ पे अटैक करना चाहिए? गॉड पर। और जो सम्मान या जो प्लेस मुझे मिला हुआ था, मुझे वो प्राप्त करना चाहिए। और
इसके अलावा यू विल आल्सो कम टू नो कि इसी में एक और बात कही गई है, सेकेंड पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है। इट आल्सो टेल्स अबाउट एडम एंड ईव, ADAM, एडम एंड ईव, आवर अर्लीस्ट forefathers लिविंग इन हेवन लिविंग इन हेवन। तो इट आल्सो टेल्स, यह बात करता है किसके बारे में, अबाउट एडम और ईव, एडम और ईव के बारे में, जो हमारे अर्लीस्ट फादर्स हैं, लिविंग इन हेवन, जो कहाँ पे रहते थे, स्वर्ग में रहते थे, लिविंग इन हेवन, कामा disobeyed God by taking the forbidden fruit, by taking the taste of forbidden fruit, उस पेड़ के फल को जिसको मना किया गया है खाने से, तो उसके पेड़ के फल को उन्होंने खाया, किसके बहकाने पर, सेटन के बहकाने पर, और जो है उनकी वो पहले इमॉर्टल थे, इमॉर्टल से वो मॉर्टल में हो गए। तो इस चीज को भी वहां पे बात करता है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही हैं। बुक सेकंड में बुक सेकंड में मिल्टन, सॉरी, बुक सेकंड में सेटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज, सेटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज की बात की जिक्र है, कि कैसे सेटन जो है बदले की आग में जल रहा है। बुक सेकंड में सेटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज, वो बदले की आग में जल रहा है। बुक थर्ड में इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स द फॉल एंड पनिशमेंट ऑफ द फॉल एंड punishment, PUNISHMENT, punishment of Adam and Eve। एडम और ईव के फॉल और पनिशमेंट को लेकर के बात कही गई है। इसी में ही एक कैरेक्टर है रफेल, इसी किताब में ही यू विल कम टू नो कि गॉड सेंड्स रफेल, RAPHAEL, टू वार्न एडम एंड ईव। एडम और ईव को वार्न करने के लिए गॉड ने राफेल नाम के कैरेक्टर को भेजा है, जिसका जो है जिक्र इसी में किया गया, इसी किताब में। बुक फोर्थ में बुक फोर्थ में दिखाया गया कि सेटन इज इन डिस्गाइजिंग फॉर्म, डिस्गाइजिंग फॉर्म, सेटन जो है डिस्गाइजिंग फॉर्म में है, और वो फॉर्म क्या है, उस फॉर्म को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एरी सरपेंट, ARAIRY, उड़ता हुआ सांप है, एरी सरपेंट है। और सेटन क्या करता है, बहकाता है, किसको बहकाता है, एडम और ईव को। तो सेटन इज इन डिस्गाइजिंग फॉर्म, और उसका रूप क्या है, एरी सरपेंट है। और वह क्या करता है, टेम्प्स, TEMPTS, टेम्प्स एडम एंड ईव, एडम और ईव को लालच देता है या उनको बहकाता है। सो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेगी। मैंने आपको बुक फोर तक
बताया है। बाकी और जो चीजें होंगी कि हाँ क्या है कैसे, उन सारी चीजों को यू विल कम टू नो व्हेन द बुक विल कम इन मार्केट। तो और भी उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन का जिक्र है। नाउ कम ऑन इम्पोर्टेंट लाइंस। इम्पोर्टेंट लाइंस। नंबर वन, एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो पूछा गया है, ऑफ मैंस फर्स्ट disobedience, disobedience, of man's first disobedience, and the fruit of that forbidden, and the fruit, fruit, and the fruit of the forbidden, the forbidden, and the fruit of the forbidden tree, whose mortal taste, forbidden tree, whose mortal taste, whose mortal taste brought death, brought death to the world। सो यू विल कम टू नो कि एक लाइन है जो पूछा गया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। में पूछा क्या मतलब वो तो उसका हिस्सा है ही है। तो यू विल कम टू नो कि वह बताया गया है, और वह कौन सी चीज बताई गई है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, पहले कैसे गॉड की आज्ञा की अवहेलना, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, और कैसे फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस पेड़ के फल को, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसने जो है नश्वर किया, ईश्वर ने कैसे मना किया था कि उस पेड़ के फल को नहीं खाना है। उस चीज को वहां पे दिखाया जा रहा है कि कैसे वो चीज जो है। सो यू विल कम टू नो या यू विल गेट द पॉइंट कि ये सब चीजें, और कैसे उसको खाने से उनको जो है दुनिया में आना पड़ा, ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड। और वो पहले इमॉर्टल थे, अमर थे, फिर नश्वर हो गए, और नश्वरता के लिए उनको कहाँ पे भेजा गया, धरती पर भेजा गया। उन ईडन, उनको खोना पड़ा, और सारे जितनी भी चीजें थी सब यहाँ पे शुरू होती हैं। सो यू विल गेट दिस पॉइंट। एक और जो सेकंड है इंपॉर्टेंट लाइन में, व्हाट, what though the field be lost, what though the field be lost, what though the field be lost, all is not lost, all is not lost, what though the field be lost, all is not lost, the unconquerable hate, CONQUERABLA, the unconquerable hate। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग जिसमें कहता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लास्ट, क्या हुआ अगर मैंने स्वर को खो दिया, ऑल इज नॉट लास्ट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ खो दिया। द अनकॉन्करेबल हेट, यह एक ऐसी हेट है, मतलब मेरे अंदर एक ऐसी घृणा जल रही है जिसको कहीं से भी खत्म नहीं किया जा सकता, अनकॉन्करेबल, जिसको जीत ही नहीं सकता, मुझे डिफीट नहीं कर सकता। तो जब ईश्वर ने सेटन को स्वर्ग से निकाल दिया, कि ईश्वर ने सेटन से कहा कि यू हैव टू बो योर हेड बिफोर एडम एंड ईव बिकॉज दे आर माय रेशनल क्रिएचर। तो सेटन डिनाइड, जबकि सेटन जो है गॉड का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन उसने कहा कि तुमने इंसान को तो मिट्टी से बनाया, मैं आग से बना हुआ हूँ, तो मैं कैसे इसके सामने अपना सर झुकाऊंगा। तो सेटन, तो गॉड कहते नहीं मेरा आदेश है, तो कहता है नहीं, मैंने आपकी हर जगह इबादत की, पूजा की, आपको सजदा किया, क्या जरूरत है इस इंसान को बनाने के लिए। तो गॉड ने कहा कि तुम नहीं समझ सकते हो कि मैंने इन्हें क्यों बनाया, ये तुमसे भी श्रेष्ठ है, दुनिया के जितने प्राणी मैंने बनाए, चाहे वो फरिश्ते बनाए, चाहे मैंने वो बनाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि
और सब में जो है ज्ञानेंद्रियां नहीं है, इनके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और तमाम हाजत होगी, तमाम जरूरत की चीजों का एहसास होगा। फिर भी इन सब चीजों को काबू में करके ये जो है क्या करेंगे, मेरी इबादत करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरे लॉयल बने रहेंगे, और ये ट्रुथ के प्रतीक होंगे, ऑनेस्टी के प्रतीक होंगे, साथ ही साथ जस्टिस के प्रतीक होंगे। लेकिन जब सेटन डिनाई कर देता, देन गॉड गॉट एंग्री, और एडम और ईव को केवल रिस्पेक्ट दे, इतना ऊंचा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया कि सेटन को वहां से निकाल देते हैं। वही सेटन कहता है कि क्या हुआ अगर मैंने स्वर्ग खो दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे अंदर आज भी घृणा है, और घृणा की उस आग में मैं जल रहा हूँ, मैं ईश्वर से बदला लूंगा, और वो किसी भी रूप में। तभी वह कहता है कि आपने जिन इंसानों के लिए मुझे यहाँ से बाहर किया, एक दिन मैं इन्हीं को आपके खिलाफ भड़काऊंगा। तो वही वो क्या करता है कि एरी सरपेंट का रूप धारण करता है, और जा करके ईव के कान में कहता है कि तुम्हें नहीं पता, ये जो फॉरबिडन फ्रूट है, जिस पेड़ के फल को खाने के लिए जो ईश्वर ने मना किया है, उसी में ईश्वर की सारी शक्ति है। अगर तुम इसको खा लोगे तो सब चीजें तुम्हारे अंदर आ सकती हैं। तो ईव और एडम के ना जाने कैसे उनके दिमाग में आया, उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया, और वो पहले इमॉर्टल थे, फिर मॉर्टल हो गए, फिर स्वर्ग उनके रहने लायक नहीं हुआ। गॉड ने कहा कि पनिशमेंट आपने किया, चूंकि डिस आपने डिसोबे किया, इसलिए मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो एडम और ईव ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। तो गॉड ने कहा कि अब तो तुम नश्वर हो गए हो, और कुछ समय के लिए तुम्हें धरती पर भेजा जाएगा। तो एक सिलसिला शुरू होता है धरती पर इंसानों के आने का। फिर ईश्वर ने धरती बनाई, जो भी चीजें, सारी चीजें 7 डेज में। तो एडम और ईव का आना, फिर उनकी संतानों का आना, और एक इसीलिए कहा गया कि एक एक डेज दिया गया, एक दिया गया, कुछ समय दिया गया कि आपको इतने दिनों तक धरती पर रहना है, और तुम ईश्वर की संपत्ति हो, दोबारा वापस तुम्हें उसी के पास जाना है। तो ये कहा गया कि तुम धरती पर जाओ, और वहां पे तुम्हें नेक काम करने, अच्छे काम करने, जैसे जैसे तुम जितना तुम्हारा नेक काम होगा, उसी के आधार पे हम तुम्हें रिजल्ट देंगे, या तुम्हें उसी हिसाब से स्वर्ग में दोबारा दाखिल होगे। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला है, दो बातें बड़ी कॉमन है हर धर्म में: मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष के साथ साथ जो है स्वर्ग की ख्वाहिश हर आदमी को है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सबका तरीका एक हो सक उद्देश्य सबका एक हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कि हर जगह सत्य की बातें हैं, हर जगह जो है मोक्ष की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, इस कर्मा की बातें हैं, एंड इवन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि वन डे वी विल डाई एंड अगेन वी विल गो। तो उसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के, कि ह्यूमन रेस से संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पे ये सारी बातें कही गई हैं। तो मुझे इसको एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा कि इस पार्टिकुलर लाइन में सेटन ये बात कहता है। सो अगेन आई वांट टू से, लाइन नंबर थर्ड क्या है, वो कहते हैं सेटन कहते हैं कि एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, मेरे मैं बदले की आग में जल रहा हूं, मैं लगातार बदले की आग में तड़प रहा हूं, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट, और मुझे ईश्वर से इतनी ज्यादा नफरत है कि वह इमॉर्टल हेट है। इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट, एंड करेज नेवर टू सबमिट, नेवर टू सबमिट, और मेरे अंदर इतना साहस है कि मैं ईश्वर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। सबमिट का मतलब यहाँ पे घुटने टेकने से। एंड व्हाट इज लास्ट नॉट टू बी ओवरकम, एंड व्हाट इज लास्ट नॉट टू बी ओवरकम, जो भी मैंने खोया है, हो सकता है मैं उसको दोबारा प्राप्त ना कर सकूं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि द ग्लोरी शैल हिज रात, शैल हिज रात, WRATH, ईश्वर के एंगर के लिए वर्ड हमेशा रात आता, रात माने एंगर। शैल हिज रात आर माइट एग्जॉट फ्रॉम मी, आर माइट एग्जॉट फ्रॉम मी, और माइट एग्जॉट फ्रॉम मी। सो यू विल गेट दिस पार्टिकुलर पॉइंट की
सेटन जो है कहता है कि मैं लगातार बदले की आग में जल रहा हूँ, और मेरा जो हेट है ईश्वर के प्रति वह इमॉर्टल, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। एंड करेज नेवर टू सबमिट, मेरे अंदर का जो साहस है वो कम होने वाला नहीं, मैं ईश्वर सामने घुटने नहीं टेकूंगा। एंड व्हाट इज लास्ट नॉट टू बी ओवरकम, और ऐसा नहीं कि जो चीजें खो चुकी हैं वह जीता नहीं जा सकता है। द ग्लोरी इज नेवर शैल हिज रात, कह रहे हैं कि वो भलभी से अपना गुस्सा या अपने एंगर की वजह से मुझे बाहर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुझे एकदम से एक्सटॉर्ट कर सकता है, बिल्कुल बाहर निकाल देगा फ्रॉम मी। और जो मेरे अंदर जो है गुस्सा है वह हमेशा रहेगा, ये इस तरह की बातें। तो ये पॉइंट मैंने जो आपको बताया ये पॉइंट नंबर 3 था। और सेटन का ही एक और डायलॉग है जो पॉइंट नंबर 4 में, टू बो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बो एंड सी फॉर ग्रेस, एंड सी फॉर ग्रेस। सेटन कहता है कि वो माने झुकना, कि मैं ईश्वर के सामने झुकूं और दोबारा उसकी मैं कृपा प्राप्त करूं, यह मेरे अंदर नहीं है। द सप्लायंट नी एंड डिफाई हिज पावर, द सप्लायंट नी एंड डिफाई हिज पावर। पहली लाइन में कहता है कि टू बो, मैं उसके सामने झुकूं, एंड सी फॉर ग्रेस, और जाके कहूं हे ईश्वर दोबारा अपनी कृपा मेरे ऊपर दिखा दीजिए। द सप्लांट, मैं ऐसा प्रार्थी नहीं हूं कि नी मतलब घुटने के बल पे जाऊं, एंड डिफाई हिज पावर, बल्कि मैं तो अपने आप को तैयार कर रहा हूं उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए। तो इस तरह की बात वो करता है, एंड डिफाई हिज पावर। लाइन नंबर 5, टू रेन इज वर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो है रिनेशा का स्पिरिट भी इसमें नजर आता है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, एम्बिशन इन हेल, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन इन हेल, बेटर टू बेटर टू रेन इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, देन सर्व इन हेवन। उन्होंने कहा टू रेन इज वर्थ, रेन माने शासन करना, सेटन कहता है कि मेरे लिए शासन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मेरी प्रबल इच्छा भी है। चाहे शासन मैं जो है हेल में करूं, या अगर मैं स्वर्ग से निकाल दिया गया हूं तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए वो कहता है कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन इन हेल, बेटर टू रेन इन बेटर टू रेन इन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कह रहे कि मेरी जो इच्छा है कि मैं कहाँ पे शासन करूं, मैं जो है नर्क में राजा बन करके शासन करूं, बशर्ते कि स्वर्ग में जाऊं मैं किसी के अंडर में रूल करूं। तो वहां पे स्वर्ग में मैं रहूंगा तो मुझे गॉड के अंडर में रहना पड़ेगा, और यहाँ पर तो मैं खुद ही नर्क का राजा हूं, मैं तो खुद ही बादशाह बनूंगा, तमाम नौकर चाकर तमाम लोग मेरे आदेशों का पालन करेंगे। तो यह एक स्पिरिट दिखाता है कि रिनेशा के टाइम में लोगों में यह एक स्पिरिट आई थी कि दे वांट टू रूल, वे रूल करना चाहते थे। एक पॉइंट ये नजर आता है, यह आइडेंटिटी की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, फेयरवेल हैप्पी फील्ड, फेयरवेल हैप्पी फील्ड वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। फेयरवेल हैप्पी फील्ड, तो जब उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया जाता है तो कहता है कि हैप्पी फील्ड स्वर्ग के लिए, कि फेयरवेल, अलविदा, अलविदा हैप्पी फील्ड। सेटन जो है स्वर्ग को देखते हुए कहता है कि अब मैं तो यहाँ से निकाल दिया गया हूँ, मुझे यहाँ जगह नहीं मिलेगी। तो कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड, अलविदा हैप्पी फील्ड वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहाँ खुशियां हमेशा हमेशा के लिए होती हैं।
where joy forever dwells, hail horrors, हेल हॉरर्स। हेल माने स्वागत करो। किसके लिए कहता है? नर के लिए कहता है कि मैं नर का स्वामी हूं, अब तुम अपने नए स्वामी का स्वागत करो। रिसीव दाई न्यू पॉजेसर, मैं कुछ शब्द छोड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगा दिया है। रिसीव दाई न्यू पॉजेसर, POSSESSOR। रिसीव दाई न्यू पॉजेसर, अपने नए स्वामी का, अपने नए मालिक का स्वागत करिए। रिसीव ग्रहण करो, दाई योर न्यू नए पॉजेसर स्वामी या मालिक का। सो यू विल कम टू नो कि फेयरवेल हैप्पी फील्ड वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, हेल हॉरर्स, रिसीव दाई न्यू पॉजेसर। उनको वो करो। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि कितनी सारी बातें वो बोलता है सेटन। एक दो लाइन, जस्ट आई वांट टू नो कि ऐसा तो नहीं आप लोगों को लग रहा है ज्यादा पढ़ा रहे हो या ज्यादा बोर होने लगे हो? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? या बस, या विद इन 2 or 3 मिनट आई वुड लाइक टू कंप्लीट, विद इन 2 or 3 मिनट। ज्यादा दो स्टेटमेंट और रह गया बस, इसलिए छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं। दैट इज द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ या एट्थ जो भी होगा, आप हेडिंग डालिएगा, उसको नंबर अपना सही कर लीजिएगा। एक और है जो कहते हैं कि यू कैन लव और हेट मी बट नेवर कैन इग्नोर मी। यू कैन यू कैन लव और हेट मी बट नेवर कैन इग्नोर मी। आप मुझसे जो है या तो नफरत कर सकते हैं या घृणा कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी प्रेजेंस हर जगह रहेगी। अगर आप ये चाहिए कि मुझे मुझे इग्नोर कर दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये चीजें जो है उसमें कहते हैं, यू कैन लव और हेट मी बट नेवर कैन इग्नोर मी। और फिर अपने बारे में सेटन कहते हैं, एट्थ पॉइंट जो भी होगा, कि मेरा जो माइंड, अ माइंड, जो मेरा माइंड है वो कैसे है? अ माइंड नॉट टू बी चेंज। मेरा जो माइंड है यह हर समय बदलता नहीं है। नॉट टू बी चेंज, CHANGED। मेरा माइंड हमेशा बदलता नहीं। अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड एंड इन इट्सेल्फ कैन मेक अ हेल कैन मेक अ हेल कैन मेक अ हेल ऑफ heaven and heaven of a hell। ये बहुत बड़ी बात उसने कह दिया कि मेरा माइंड जो है वो बदलने वाली चीज नहीं है। मेरा माइंड तो ऐसा है जो कि तुरंत का तुरंत जो है क्या करता है कि किसी भी चीज को अपने हिसाब से देख लेता है। देख लेने का मतलब है कि मैं चाहूँ तो स्वर्ग में नर्क को बदल देख सकता हूँ, और नर्क में स्वर्ग को। तो भले से मुझे स्वर्ग वाला नहीं मिला, लेकिन मैं इसी नर्क का राजा बनूंगा। मैं यहीं पर रूल करूंगा, मैं यहीं पर चीजों को करूंगा। तो सच एम्बिशन यू विल सी इन द कैरेक्टर ऑफ सेटन। सो यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स एंड नथिंग। आई थिंक कि अब रह गया है कुछ जो है, तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये सारी चीजें थी विच आई हैव टेकन। और पैराडाइज लास्ट तो इम्पोर्टेंट है, ये कहीं से कुछ और लाइनें या चीजें मिलेंगी तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। बट आई हैव गिवन यू 8 or 10 लाइन्स जो कि इम्पोर्टेंट रहा है। सो वी विल मीट इन द इवनिंग। इवनिंग में हम लोग मुलाकात करेंगे, वही सेम टाइम 6 बजे।